बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। जिसके तुम दोस्त होते हो इसके हम दुश्मन होते हैं, और जिससे दुश्मनी करते हो इससे हम दोस्ती करें या ना करें मगर तुम्हें दुश्मनी नहीं करने देते। तुम नीलिमा को भी जैनी की तरह कैदी बनाकर इससे फायदा उठाना चाहते हो। हम वादा करते हैं नीलिमा को हम कैदी नहीं बनाएंगे। कैदी नहीं बनाओगे तो दोस्त बनाओगे, फिर हम दुश्मनी करेंगे। हम इसे दोस्त नहीं बनाएंगे तो फिर वो जहाँ जा रही है इसे जाने दो। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मुझ जैसे नादान बच्चे को समझाओगे तो समझाते ही रहोगे। फिर एक फैक्स मौसूल हुआ। इसमें लिखा था, प्लीज पहले जैनी की मर्जी के मुताबिक अमल करें। अगर वो हेलीकॉप्टर फ्लाइंग रूट से दूसरी जगह चला गया है और नीलिमा कहीं गुम हो रही है तो होने दें, हम किस लिए हैं। आला अफसर ने फैक्स पढ़ने के बाद फोन के जरिए कहा, एक छोटा तैयारा रनवे पर लाएं। हम अपने एक अफसर को शिकागो के पागल खाने में भेज रहे हैं। इसने फोन बंद करके एक अफसर और 3 मातहत जवानों से कहा, अपने इस अफसर को जिसे जैनी सजा देना चाहती है एयरफोर्स के रनवे पर ले जाओ और इसे शिकागो के पागल खाने में दाखिल करा दो। इसे वहां दाखिल कराने के सिलसिले में आर्मी हेडक्वार्टर से चीफ का लेटर ले जाओ। इसके हुक्म की तामील की गई। कर्नल आर्थर ने पूछा, जैनी तुम मुतमिन हो? जब ये पागल खाने में बाकायदा कैदी बना लिया जाएगा तो मैं मुतमिन हो जाऊंगी। बाय द वे कर्नल, मैं तुम्हारी वजह से भी पागल खाने में रही हूँ। प्लीज मुझे गलत न समझो। मुझे मालूम होता कि तुम्हें वहाँ छुपा कर रखा गया है तो कोई भी मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग से तुम्हारा सुराग लगा लेता। दुरुस्त कहते हो, लेकिन जितने हकाम और अफसरान ने ये तय किया था कि मुझे अकेली टेलीपैथी जानने वाली को कहीं छुपा कर रखने के लिए योगा जानने वाले अफसर के हवाले किया जाए, इनमें तुम भी थे। तुमने भी ये न सोचा कि मुझसे कैसा सलूक किया जाएगा। मैंने तो इन अकाबरीन के फैसले की तायद की थी। मेरे खिलाफ इनकी तायद करना दुश्मनी नहीं है। देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैनी इसके दिमाग पर मुसल्लत हो गई। वो बोला, मैं यहाँ से 4 मातहत अफसरों को लेकर जा रहा हूँ और इन 4 अकाबरीन की खूब पिटाई करूंगा जिन्होंने तुम्हें इस योगा जानने वाले के हवाले किया था। कर्नल आर्थर वहां से उठकर 4 मातहत अफसरान को अपने साथ लेकर जाने लगा। जेनी ने कहा, जब तुम एक एक की पिटाई करते रहोगे तो मैं देखती रहूंगी कि सचमुच पिटाई हो रही है या ड्रामा प्ले किया जा रहा है। वो चला गया। पोरस ने पूछा, इन अकाबरीन की पिटाई करने से तुम्हें क्या मिलेगा? इन्होंने मुझे पागल खाने भेजकर मेरी तौहीन की थी। अब जिनकी पिटाई होगी इनकी तौहीन होगी और पिटाई करने वाले अफसरान का कोर्ट मार्शल होगा और वो भी आर्मी से निकाल दिए जाएंगे। ऐसे वक्त भारत से एक फैक्स मौसूल हुआ। ये फैक्स रा ने CIA को भेजा था। इसकी एक कॉपी आर्मी हेडक्वार्टर में भेजी गई थी। इसमें लिखा हुआ था, स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी मिस्टर तेजपाल का बुनियादी ताल्लुक हमारी एजेंसी से है। वो हमारी इजाजत से आपकी और दूसरे मुल्कों की एजेंसियों के लिए काम करता है। अभी तेजपाल ने फोन के जरिए हमें बताया है कि इसे नीलिमा और गुरु नारंग जादू और टेलीपैथी के जरिए ट्रैप करके अमेरिका ले गए थे। मैरीलैंड की पुलिस नीलिमा के साथ तेजपाल को भी गिरफ्तार करके वाशिंगटन ले जाना चाहती थी। गुरु नारंग जिस्मानी तौर पर नहीं, सिर्फ ख्यालखानी के जरिए इनके साथ था। इसने तेजपाल से कहा, सोनिया और फरहाद इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गुरु अपनी बेटी नीलिमा के दिमाग पर किसी वक्त भी अमल करके इसका लबो लहजा बदल देगा। फिर दुश्मन नीलिमा के दिमाग में नहीं आ सकेंगे, लेकिन फौरी तौर पर तेजपाल का लबो लहजा नहीं बदल सकेगा। लिहाजा वो तेजपाल को मैक्सिको के करीब हेलीकॉप्टर से उतारकर सिर्फ नीलिमा को ले गया है। इन्हें गिरफ्तार करने वाला मैरीलैंड का अफसर और इसके सिपाही मारे गए हैं और अब हमारा तेजपाल वहां तनहा है। आप फौरन इसकी हिफाजत के लिए एक टीम भेज दें और इसे भारत रवाना कर दें। अपनी फौरी कार्रवाई के सिलसिले में जल्द से जल्द जवाब दें। CIA के हेडक्वार्टर में एक अफसर ने कहा, बेशक तेजपाल कई एजेंसियों की तरफ से बड़े बड़े कारनामे इंजाम दे चुका है, आइंदा भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इस बार वो हमारे मुल्क के खिलाफ काम करने के लिए इस आश्रम में गया था। एक आला अफसर ने कहा, तेजपाल की वफादारी पे शुबा ना करो। ये समझो कि इसे जादू और टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया गया है। वो मजबूर है। भारत में राह वाले भी इसे बुलाकर अपने से दूर रखेंगे। फिलहाल इससे कोई काम नहीं लिया जाएगा। हमें जल्द से जल्द इसे हिफाजत से भारत भेज देना चाहिए। लेकिन इसे मेक्सिको के किस इलाके में किस जगह पहुंचाया गया है ये इसने फोन पर नहीं बताया। वो इस सिलसिले में अभी फोन जरूर करेगा। वो इसके फोन का इंतजार करने लगे
लेकिन इसने राब्ता नहीं किया। रॉ के चीफ अफसर को फोन करके पूछा गया कि वो मैक्सिको में कहाँ है। हमारा एक हेलीकॉप्टर इसे लाने के लिए हेलीपैड पर तैयार है। दूसरी तरफ से जवाब मिला, इसने इतना ही बताया था कि मैक्सिको के करीब इसे उतारा गया है, इसने जगह की निशानदेही नहीं की थी। आप हेलीकॉप्टर मैक्सिको के करीब भेज दें। तेजपाल का फोन मिलते ही हम आपको सही जगह बता सकेंगे। फिलहाल तेजपाल का मामला कुछ अटक सा गया था। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दूसरी बार राब्ता क्यों नहीं कर रहा। क्या इसके फोन में कुछ खराबी पैदा हो गई है या वो ऐसे वीरान इलाके में है जहाँ से दूसरा फोन दस्तयाब नहीं हो रहा। हमारी मसरूफियात भी ऐसी थी कि हम इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। मैंने मैरीलैंड के 2 आला अफसरों को ट्रैप करके एक हेलीकॉप्टर हासिल किया था और सोनिया को लेकर नीलमा के ताक़ुब में चल पड़ा था। वो नीलमा के अंदर रहकर मालूम कर रही थी कि इसका गुरु बाबा इसे अभी तक इस हेलीकॉप्टर में ले जा रहा है और इसने तेजपाल को कहीं उतार कर फिलहाल इसे निजात हासिल कर ली थी। वो नीलमा के जरिए हेलीकॉप्टर के ट्रैवल बोर्ड से मालूमात हासिल कर रही थी कि गुरु नारंग इसे जनूबी अमेरिका की सिमत ले जा रहा है। इसके पायलट का दिमाग पूरी तरह गुरु नारंग के शिकंजे में था और अपने हेलीकॉप्टर के पायलट के दिमाग में रहकर कह रहा था, तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि अपनी मर्जी के बगैर ले जा रहे हो और ऐसा टेलीपैथी के जरिए हो रहा है। तुम जनूबी अमेरिका की तरफ चलते रहो, हमें किसी तरह का धोखा देना चाहा तो जिंदा नहीं रहोगे। सोनिया ने कहा, फरहाद, नीलमा के हेलीकॉप्टर का फ्यूल टैंक खाली होता जा रहा है, ईंधन खत्म हो रहा है, अब वो कहीं उतरने वाले हैं। तुम देखती रहो और समझती रहो कि वो कहाँ उतरने वाले हैं और इनका फासला बताने वाला मीटर पढ़ो। वो पढ़ने के बाद बोली, इनके हेलीकॉप्टर ने 1500 किलोमीटर का फासला तय किया है और अब वो नीचे उतर रहे हैं। मैंने अपने पायलट के दिमाग से मालूम किया कि मैरीलैंड में 1500 किलोमीटर के फासले पर कौन सी जगह हो सकती है। इसके ख्यालात ने बताया कि वो ब्राजील का कोई दरमियानी इलाका हो सकता है। इनका हेलीकॉप्टर घने जंगलात में दरख्तों से बचते हुए एक छोटे से खुले हुए मैदान में उतर चुका था। गुरु नारंग ने पायलट से मालूम किया कि वो ब्राजील के ऐसे जंगल में पहुंच गए हैं जो कई 100 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। वो परेशान होकर नीलमा से बोला, ये तुम कहाँ आकर फंस गई हो? इस जंगल में सांप, बिच्छुओं के अलावा बड़े साइज की मक्खियाँ और मच्छर भी नीम जहरीले होते हैं। मैं इस कमबख्त पायलट के दिमाग से ये मालूम करना भूल गया था कि इसमें कितना ईंधन है और हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। वो भी परेशानी से चारों तरफ देखती हुई बोली, आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाली बात हो गई। इधर सोनिया कई बार मेरे दिमाग में आ चुकी है, मैं कब तक सांस रोककर इसे भगाती रहूंगी। इस दुश्मन को मालूम हो गया होगा कि तुम यहाँ पहुंची हो। इस पायलट को गाइड बनाकर जल्द से जल्द किसी बस्ती या शहर में पहुंचो। वहां पहुंचकर किसी दूसरी जगह फरार होने का मौका मिलेगा। आप इस पायलट के अंदर हैं, इसके ख्यालात क्या कह रहे हैं? ये खुद उलझा हुआ है, इसकी समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों जंगल के किस समत में हो और इसे किधर जाना चाहिए। नीलमा ने चारों तरफ घूमकर देखते हुए कहा, अभी दिन की रोशनी है, बहुत कुछ देखा और समझा जा सकता है। मैं अभी कुछ करती हूँ, तुम क्या कर सकोगी? यहाँ के कई काबरीन के दिमागों में जाती रही हूँ, इनमें से किसी को ट्रैप करूंगी। इसने एक स्टेट के हाकम के दिमाग में पहुंचकर इसे मजबूर किया कि वो ब्राजील के महकमा सियाहत के सरबराह से फोन पर राब्ता करे। इसने नीलमा की मर्जी के मुताबिक राब्ता किया, इसे बातें की। महकमा सियाहत के सरबराह ने पूछा, आज मुझे किस लिए याद किया है? बस यूं ही मेरा जी चाह रहा था कि कभी इधर शिकार के लिए आऊं। क्या वहाँ का मौसम साजगार है? हाँ, अभी शिकार का मौसम है, आप जब चाहें मुझे इतला दें, मैं आपके लिए तमाम इंतजामात करूंगा। इसने शुक्रिया कहकर फोन बंद कर दिया। नीलमा सरबराह के दिमाग में पहुंची और इसे मजबूर किया कि वो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर से फोन पर राब्ता करे। इसने भी यही किया। फॉरेस्ट ऑफिसर को मुखातब करने के बाद बोला, अभी तो दिन के 3 बजे हैं, क्या तुम जंगलात के मुआयने के लिए नहीं जाते हो? सर, जाता हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी वापस आ गया। बहरहाल कोई बात नहीं, ये बताओ आजकल शिकारी खासी तादाद में आ रहे हैं या नहीं? सर, बहुत अच्छी तादाद में आ रहे हैं और हमें इन जंगलात से बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, फिर मैं कभी राब्ता करूंगा। इसने फोन बंद कर दिया। नीलमा फॉरेस्ट ऑफिसर के दिमाग में पहुंच गई। वो अपने दफ्तर के बरामदे में एक इजी चेयर पर बैठा हुआ था। इसके ख्यालात ने बताया कि वहां आने वाले शिकारियों के लिए खाने पीने के इंतजामात भी किए जाते हैं। वहाँ अच्छा खासा राशन मंगवा कर रखा जाता है और ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जाता है। इसी तरह इनकी गाड़ियों के लिए पेट्रोल मंगवा कर भी रखा जाता है। नीलमा ने इसके दिमाग पर कब्जा जमाया और इसे मजबूर किया कि वो 4 बड़े बड़े कैन पेट्रोल के भरकर वहां से ले आए। वो सोचने लगा, मेरे दिमाग में ऐसे ख्यालात क्यों आ रहे हैं?
और मैं इतना पेट्रोल लेकर कहाँ जाऊंगा। नीलिमा की सोच ने कहा, जंगल के एक हिस्से में एक खंडर है, इसकी दीवारें गिरी हुई हैं और कुछ दीवारें खड़ी हुई हैं। इन्हें देखकर पता चलता है कि वहाँ बरसों पहले किसी ने शिकारगाह बनाई हुई होगी जो अब टूट फूट चुकी है। मुझे ईंधन के कैन लेकर इसी तरफ जाना चाहिए। वो उठकर खड़ा हो गया और नीलिमा की मर्जी के मुताबिक एक जीप में 4 बड़े बड़े पेट्रोल के कैन रखवाकर वहां से तनहा ड्राइव करते हुए जाने लगा। इसके ख्यालात से पता चल रहा था कि इसे अपने फॉरेस्ट ऑफिस से 30 मील का सफर तय करने के बाद नीलिमा के पास पहुंचना होगा। सोनिया भी फॉरेस्ट ऑफिसर के दिमाग में थी, नीलिमा की चालाकी देख रही थी और खामोश थी। गुरु नारंग ने कहा, शाबाश बेटी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम यहाँ से फिर हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं। अब तुम बताओ कहाँ जाना चाहती हो। गुरु बाबा, अब मैं यहाँ से किसी करीबी शहर में चली जाऊंगी, वहाँ से किसी तैयारे में बैठकर भारत की तरफ रवाना हो जाऊंगी, या जैसा आप मुनासिब समझें। मैं तो चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द आत्मा शक्ति मुकम्मल कर लो, लेकिन दुश्मन पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मेरी कोशिश तो अब यही होगी कि किसी तरह मौका पाते ही तुम्हारी आवाज और लबो लहजा बदल दूं, ताकि फिर कोई तुम्हारे पीछे ना आए और तुम्हें तलाश ना कर सके। मैंने दूसरे हेलीकॉप्टर में प्रवास के दौरान में सोनिया से कहा, हम बहुत अरसे से नीलिमा को डील देते आ रहे हैं। इस बार भी इसे इसलिए जिंदा छोड़कर आए हैं कि वो जिसके जिस्म में है वो बेचारी ख्वाह मारी जाएगी। तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, गुरु नारंग को एक जरा सा भी मौका मिलेगा तो वो नीलिमा को फिर हमसे कहीं दूर ले जाकर छुपा देगा। ये जरूरी नहीं है कि हम बार बार नीलिमा का सुराग लगाकर वहां तक पहुंच जाएं। इस बार आत्मा शक्ति मुकम्मल करने के लिए इसे कुछ दिनों की जरूरत रह गई है। अगर इन कुछ दिनों में इसने अगर कामयाबी हासिल कर ली तो हमारी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। सोनिया ने कहा, इसका मतलब है कि वो जिसके जिस्म में अब मौजूद है, इसके जिस्म को मारने से कितने ही बेगुनाहों की जिंदगियां महफूज रहेंगी, क्योंकि वो आत्मा शक्ति पूरी तरह हासिल करने के बाद एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाती रहेगी और जिस जिस्म को छोड़ती रहेगी इसे मुर्दा बनाती रहेगी। इस तरह न जाने कितनी मासूम और बेकसूर लड़कियां मारी जाती रहेंगी। मैंने पायलट के दिमाग में रहकर इस हेलीकॉप्टर को कोलंबिया के एक इलाके में उतार दिया। फिर इस फॉरेस्ट ऑफिसर के दिमाग में गया, वो नीलिमा के पास पहुंचने वाला था। तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला रह गया था। इसने हमारी वजह से जीप रोक दी। इस वक्त नीलिमा अपने गुरु बाबा से बातें करने में मसरूफ थी। इधर सोनिया ने जल्दी से 4 कैन के कैप खोल कर फेंक दिए। फिर इस फॉरेस्ट ऑफिसर को जीप आगे बढ़ाने पर माइल किया। वो इसे ड्राइव करते हुए जाने लगा। नीलिमा ने दूर से जीप को आते देखा। फिर इस फॉरेस्ट ऑफिसर के दिमाग में पहुंचकर इसे माइल किया कि वो जीप को हेलीकॉप्टर के करीब ले जाए और अपने पायलट से कहा कि जितने ईंधन की जरूरत है इसके मुताबिक वो हेलीकॉप्टर की टैंकी फुल कर ले। ऐसे वक्त सोनिया ने नीलिमा के पास पहुंचना चाहा तो इसने सांस रोक ली। दूसरी बार सोनिया ने कहा, बस चंद बातें करनी आई हूँ, सांस ना रोको। वो बोली, क्या कहना चाहती हो? मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि तुम्हारे गुरु बाबा से भी कहना चाहती हूँ, इन्हें अपने पास बुलाओ ताकि वो मेरी बातें सुन लें। गुरु बाबा की सोच की लहरें सुनाई दी। हाँ, मैं मौजूद हूँ, बोलो अब क्या बोलती हो? तुम समझ रही थी कि हम तक पहुँच जाओगी, देखो हम किस तरह अपना रास्ता बनाते हैं। सोनिया ने शिकस्त खाने के अंदाज में कहा, वाकई अगर तुम ना होते तो नीलिमा हमसे बच कर ना जाती, मगर अब तो तुम लोगों ने बचाव का रास्ता निकाल लिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ से तुम कहीं भी जाओगे तो मैं नीलिमा को आत्मा शक्ति मुकम्मल करने नहीं दूंगी। वो इन्हें बातों में उलझा रही थी। इधर पायलट कैन उठाकर दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा था और कैन को इस अंदाज में पकड़ा हुआ था कि पेट्रोल छलकता हुआ नीचे भी गिरता चला गया। इसने इस कैन का पेट्रोल भी टैंकी में डाला। आखिर इसने नीलिमा से कहा, मैंने 4 कैन टैंकी में डाल दिए हैं, टैंकी फुल नहीं हुई है, फिर भी आप किसी बड़े शहर तक पहुंच सकती हैं। वो हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। एक सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांधने लगी। पायलट अपनी सीट पर आ गया। इसी वक्त सोनिया फॉरेस्ट ऑफिसर के दिमाग पर हावी हो गई। इस ऑफिसर ने लाइटर निकालकर इसे सुलगाया, फिर इसे नीचे जमीन पर फेंका तो आग भड़कती हुई, शोला बनती हुई हेलीकॉप्टर की टंकी की तरफ गई। इसके चंद सेकंड के बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ। हेलीकॉप्टर के और जीप के परहज्जे उड़ गए। यकीनन गुरु नारंग बुखला गया होगा। इसने नीलिमा के दिमाग को तलाश किया होगा। इसे ना नीलिमा मिली होगी ना पायलट। फिर इसने फॉरेस्ट ऑफिसर के दिमाग में पहुंचना चाहा तो पता चला कि वो भी मर चुका है। इसने अपने दिमाग में सोच की लहरों को महसूस किया तो सोनिया की आवाज उभरी, क्यों गुरु महाराज, किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारी टेलीपैथी और खतरनाक जादूगरी क्या किसी को और खुद तुमको भी मौत से बचा सकती है?
सोनिया, मैंने सुना था कि तुम्हारे मुकाबले पर आने वाला कोई बचकर नहीं जाता। ये तुमने आज साबित कर दिया। मगर अभी मैं मुकाबले पर आने के लिए मौजूद हूँ। भगवान की सौगंध खाता हूँ, आज से मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहेगा और वो मकसद होगा तुम्हारी मौत मेरे हाथों से। वो बोली, मौत से कोई नहीं बचा, फिर ये सोनिया कैसे बचेगी? लेकिन मैं अगर मरूंगी तो तुम्हारे हाथों से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी से। वो इसके दिमाग से चली आई। इसने नीलिमा का किस्सा हमेशा के लिए तमाम कर दिया था। गुरु नारंग मुंबई के एक शानदार और महंगे बंगले में एक अमीर कबीर शख्स की हैसियत से रहता था। इस बंगले में ऐशो आराम का तमाम सामान मौजूद था। कभी इसे किसी बात की तकलीफ नहीं पहुंचती थी। आज पहली बार वो गुस्से से उछलकर खड़ा हो गया और यूं टहल रहा था जैसे अंगारों पर चल रहा हो। कभी किसी दुश्मन की मजाल नहीं हुई थी कि इसका सामना कर सके। और जब इसने जिंदगी में पहली बार बहुत बड़ी शिकस्त खाई तो वो भी एक औरत के हाथों से। ये बात जलती पर तेल का काम कर रही थी और वो अंदर से सुलग रहा था। अगर इसे मालूम होता कि सोनिया अमेरिका की किस स्टेट में है और किस शहर में है तो वो फौरन ही वहां पहुंचने की कोशिश करता और इसे इंतकाम लेने में एक जरा सी भी देर न करता। लेकिन ये मालूम करना बहुत ही मुश्किल था कि वो कहाँ है। वो ये भी जानता था कि बाबा साहब के इदारे के जितने भी टेलीपैथी जानने वालों पर रूहानी टेलीपैथी का अमल किया गया है, इन तमाम रूहानियत वालों पर इसका जादू असर नहीं करेगा, वरना वो अपने जादू के जरिए पता चला सकता था कि इसकी वो दुश्मन औरत कहाँ छुपी हुई है। ऐसे वक्त में इसे तेजपाल का ख्याल आया। वो बहुत बड़ा सुराग रसां था और बहुत बड़ा अफसर था। ज़हीन था, दिलेर था और खतरनाक सलाहियतों का मालिक था। वो वहां रहकर सोनिया को तलाश कर सकता था। इसने फौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज की, तेजपाल के दिमाग में पहुंचना चाहा और हैरान रह गया। इसे तेजपाल का दिमाग नहीं मिल रहा था। इसका मतलब यही था कि वो या तो मर चुका है या किसी ने इसकी आवाज और लबो लहजे को ही बदल दिया है। अब वो तेजपाल तक नहीं पहुंच सकता था। वो बहुत बुरी तरह झुंझला कर रह गया। अभी इसने सोनिया से बदतरीन शिकस्त खाई थी, इसलिए वो यही समझ रहा था इसने या मैंने या मेरे दूसरे टेलीपैथी जानने वालों ने तेजपाल को ट्रैप करके अपना मामूल बना लिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो 18 अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले जो रुपोश हो चुके थे, इन्हें तो पहले ही इतला मिल चुकी थी कि तेजपाल को मैक्सिको के किस इलाके में हेलीकॉप्टर से उतार दिया गया है। इसके अलावा मैरीलैंड का जो पुलिस अफसर अपने सिपाहियों के साथ नीलिमा और तेजपाल को हथकड़ी पहनाकर ले जा रहा था, वो भी इस हेलीकॉप्टर में सवार था। गुरु नारंग ने इन्हें भी वहीं उतारकर इनके दिमागों में जाकर मजबूर किया था कि वो एक दूसरे को गोली मार दें। इन बेचारों ने एक दूसरे को हलाक किया था, लेकिन ये एक इत्तेफाक था कि इनमें से एक इस बुरी तरह जख्मी हुआ था कि मुर्दा नजर आता था। गुरु नारंग और नीलिमा इस हेलीकॉप्टर को वहां से ले गए थे। इसके जाते ही इन रोपोस्ट टेलीपैथी जानने वालों में से एक ने इस नीम मुर्दा सिपाही के जरिए तेजपाल के बाजू में गोली मारी तो वो जख्मी होकर गिरा। इसके गिरते ही गुरु नारंग की टेलीपैथी का असर जायल हो गया और रोपोस्ट रहकर टेलीपैथी का माहिर तेजपाल के दिमाग में पहुंच गया। फिर तो तेजपाल को अपने काबू में करना कुछ मुश्किल काम नहीं रहा था। इसने इस पर तनवीमी अमल करके इसे अपना मामूल और ताबे बना लिया था और इसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी थी कि इसे तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद ये याद ना रहे कि किसने इस पर तनवीमी अमल किया है। जादूगरों की दुनिया ही अलग होती है। वो जंगलों, वीरानों, कब्रिस्तानों और शमशान घाटों में वक्त गुजारते हैं। जो बहुत ज्यादा खतरनाक और पुरअसरार जादूगर होते हैं और मुकम्मल शक्ति हासिल कर लेते हैं, वो गुरु नारंग की तरह एक अमीर कबीर शहरी बनकर शहरों में रहते हैं और मुअज़्ज़ज़ कहलाते हैं। बड़ी राजदारी से मुल्क की सियासत में और बेजा दौलत की तकसीम में हिस्सेदार बने रहते हैं और किसी को पता नहीं चलता। नीलिमा को बेटी बनाने से पहले वो टेलीपैथी की दुनिया से दूर था, जबकि ख्याल ख्वानी के जरिए वो सिर्फ अपने मकसद की तरफ तवज्जो देता था। इसने नीलिमा की आत्मा शक्ति को मुकम्मल करने के लिए इतने पापड़ बेले थे, लेकिन इतनी भागदौड़ के बाद भी वो कुछ हासिल न कर सका था, बल्कि जिल्लत नसीब हुई थी और वो भी एक औरत के हाथों से। अब तो इसने कसम खा ली थी कि सोनिया से इंतकाम लेगा और इसे अपने हाथों से कत्ल करेगा और ऐसा करने के लिए टेलीपैथी की दुनिया में इसका रहना जरूरी था। और इस दुनिया में रहने के लिए लाजमी था कि जितने भी टेलीपैथी जानने वाले हैं इनसे भी टकराव जरूरी था, जैसा कि अल्पा ने इसे धोखा दिया था और इस तरह रोपोश हुई थी कि कहीं इसका सुराग नहीं मिल रहा था। वो टहलते टहलते बेजार हो गया। एक सोफे पर बैठकर अल्पा के बारे में सोचने लगा। वो भी सोनिया की तरह चालाक और मकार थी, मगर इस तरह नाकाबिले शिकस्त नहीं थी। अगर कोशिश की जाती तो इससे फिर दोस्ती की जा सकती थी। ये बात गुरु नारंग के दिमाग में गर्दिश करने लगी। वो सोचने लगा कि टेलीपैथी की दुनिया में रहने के लिए अपनी एक टीम बनाना जरूरी है। अगर इस टीम में अल्पा शामिल हो जाए तो इसकी कुव्वत दुगना हो जाएगी।